Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is an advanced English series for all those candidates who are preparing for the upcoming CDS exam, and this would be the fourth lecture. And yesterday we have given one particular assignment on our Telegram channel. आप सभी ने I hope वो attempt किया होगा, और उसके बाद now we are going to discuss the solution of that particular question, right? So the first question would be, a third of us are feeling compelled to check our phones in the middle of the night. देखिए आपने ऑटोमेटिकली, या तो जो आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं जो व्यूअर्स, वो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से आपको अप्रोच करना होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर मार्क कीजिएगा, देन प्रोसीड विद द वीडियो, ठीक है? ये एक अच्छा लर्निंग का तरीका है। So the question is, a third of us are feeling compelled to check our phones in the middle of the night. अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले I'll be discussing some important concept with you. ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आसानी से ठीक कर देंगे। देखिए, पहला जो ऑप्शन है, a third of the work is or are done. सेकेंड जो क्वेश्चन है, 1/3 of the chapter is or are easy. अब आपको ऑप्शन दिया जाता है, पहले जो ऑप्शन में आपको आप इज चूज करेंगे या फिर आर चूज करेंगे, सेकंड में आप इज चूज करेंगे, आर चूज करेंगे। देखिए किस तरह से आपको चूज करना पड़ता है, इट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए फ्रैक्शन है 1/3, अब जो आपकी ये फ्रैक्शन है 1/3 ऑफ द वर्क, अब जो ऑफ के बाद जो लिखा हुआ आपका सिंगुलर नाउन है, तो आप सिंगुलर नाउन की फ्रैक्शन लेंगे जब 1/3, वो भी आपकी सिंगुलर ही कहलाएगी, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इज चूज करना पड़ेगा, आर को ड्रॉप करना पड़ेगा। सेकंड में देखिए 1/3 ऑफ द चैप्टर्स, ये आपका प्लूरल नाउन होगा। अगर आप प्लूरल नाउन का 1/3 करेंगे, वो भी आपका प्लूरल ही होगा, ठीक है? इस हिसाब से आपको यहाँ पे आर यूज करना पड़ेगा, ठीक है? इज को ड्रॉप कीजिए, राइट? सो फ्रैक्शन जो होती है आपकी 1/3, 2/3, 4/5 ऑफ समथिंग, उसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। दे डू नॉट हैव अ फिक्स नंबर। वो डिपेंड किस पे करते हैं, जिसका वो फ्रैक्शन होते हैं, राइट? अगर आपकी फ्रैक्शन, जैसे हम पहले ऑप्शन में देख रहे थे, अगर आपका जो फ्रैक्शन है वो सिंगुलर नाउन का है तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो भी सिंगुलर ही कहलाएगा। अगर आपका जो फ्रैक्शन है, जैसे देखिए दिस इज द टोटल द चैप्टर, अगर ये आपका प्लूरल नाउन है तो आप इसका जब फ्रैक्शन करेंगे वो भी प्लूरल नंबर का ही होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको वर्ब चूज करनी पड़ती है। सो अब देखिए, ए थर्ड ऑफ अस आर फीलिंग, देखिए ए थर्ड ऑफ अस, मैंने आपको बोला था अस, अ थर्ड। अब देखिए अस जो है आपका प्लूरल है, तो इस हिसाब से 1/3 जब प्लूरल का आप फ्रैक्शन करेंगे तो वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो प्लूरल आपका जब सब्जेक्ट होगा, इस हिसाब से आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है? आप इसको एक पहली चीज, फीलिंग को यहाँ पे कंटिन्यूस में नहीं लिखेंगे, फीलिंग को यहाँ आप इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ए थर्ड ऑफ अस feel compelled to check our phones in the middle of the night. Next is, scientists have found that life was creeping and crawling about the earth 1.5 billion years early than previous thought. अब देखिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, उसके बाद यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन आंसर। देखिए जो देन है आपका, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। अब आपको पता होगा जो आपका कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है, उसके साथ आपका जो एडवर्ब आता है वो कौन सी डिग्री का आता है, या वो पॉजिटिव का आएगा, कंपैरेटिव का आएगा, या फिर सुपरलेटिव का आएगा। सो दिस इज योर हिंट एंड द आंसर इज, आपको अर्ली को अर्लियर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया था आपको, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन जो होता है उससे पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब यूज करना पड़ता है, तो अर्ली को ड्रॉप करके आपको यहाँ पे अर्लियर यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, द ऑटोमेशन रेवोल्यूशन हैज हिट रिक्रूटमेंट with everything from a facial expression to vocal tone, now analyzed with algorithm and artificial intelligence. You can pause down the video and mark your answer. उससे पहले I'll be discussing two important concepts with you. पहला ऑप्शन देखिए, the lion was killed dash a gun dash the man. अब आपको इसमें प्रपोजिशन फिल करनी है। the lion was killed dash a gun dash the man. सेकंड जो ऑप्शन है, the man was killed with by a hammer, with और by a hammer। देखिए पहला ऑप्शन जो है, द लायन वॉज किल्ड, अब उसके साथ एक गन लिखा हुआ है, ठीक है?
गन क्या है आपका, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपको विद यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। विद अ गन, विद अ नाइफ, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर टूल होगा, उसके साथ विद प्रपोजिशन आएगी। अब जो उस चीज़ का डूअर होगा, उस एक्शन का जो डूअर होगा, आपको पता ही है। अब ये पैसिव वॉइस है, दिस इज़ अ पैसिव वॉइस, तो इस हिसाब से आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे बाय प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। आपको दिखाना होगा कि ये डूअर है, इस मैन ने, इस आदमी ने लॉयन को मारा है विद अ गन, ठीक है। यहाँ पे बाय प्रपोजिशन आ गई। अब एक केस देखिए, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट केस। कई बार ऐसे होता है, द मैन वॉज किल्ड। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे डूअर नहीं दिखाना है, समझिए किसी ने उस आदमी को मार दिया, द मैन वॉज किल्ड, वो मारा गया विद अ हैमर बाय समवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप विद प्रपोजिशन लिखेंगे, राइट। अब देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, शायद ऊपर से हैमर ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाता है, ठीक है। तो नीचे कोई आदमी खड़ा होता है, उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर वो हैमर गिर गया, तो उसके हैमर गिरने से उसकी मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, ठीक है। आपको कंडीशन समझनी है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, उस हिसाब से आपको प्रेपोजिशन मार्क करनी है, ठीक है। कभी भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता ग्रामर में, आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर हैमर ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ना खुद ऊपर से तेज हवा चली और हैमर नीचे गिर गया, नीचे आदमी खड़ा था, ये वाली सिचुएशन दे रहा हूँ मैं, तो द मैन वॉज किल्ड बाय अ हैमर, तो इसमें हैमर ही डूअर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय प्रपोजिशन, राइट। बाय और विद दोनों यूज कर सकते हैं, बट विद जब यूज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, बाय जब यूज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे देखते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, ये जब नाउ एनालाइज विद एल्गोरिदम, ये जो आपका लिखा हुआ है नाउ एनालाइज्ड विद एल्गोरिदम्स, यहाँ पे आपको बाय लिखना होगा। विद के बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ को एनालाइज बाय, विद जो आपको ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे बाय एल्गोरिदम्स आपको लिखना होगा, ठीक है। सो बाय क्या है आपका, डूअर है। एल्गोरिदम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डूअर, राइट, इट इज नॉट अ टूल, राइट। नेक्स्ट इज इन 2016 आफ्टर सम बैक एंड फोर्थ टू द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, देखिए ये जो लिखा हुआ है द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, ये जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो आप देखेंगे द कॉमन्स एंड द लॉर्ड्स, ये उससे रिलेट करता है। अब हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस है, वहाँ पे द कॉमन्स एंड द लॉर्ड्स है, ठीक है। तो देखिए द कॉमन्स एंड द लॉर्ड्स, इट वाज डिसाइडेड दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शुड नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन काफ्स स्किन, राइट। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, टू आप किस लिए यूज़ करते हैं और बिटवीन किस लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। टू कहाँ पे यूज़ होता है और बिटवीन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, देयर इज सम डिस्प्यूट डैश मोहन एंड डैश, ठीक है। दिस इज मोहन, सॉरी डी नहीं है यहाँ पे। देयर इज सम डिस्प्यूट डैश मोहन डैश सोहन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्यूट है दो के बीच में, दो के बीच में जब भी आप बात होती है तो वहाँ पे बिटवीन लिखते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा जब हो जाते हैं वहाँ पे आप अमंग लिखते हैं, ठीक है, अमंग, राइट। तो दो के बीच में डिस्प्यूट है, बिटवीन आपकी क्या आ जाएगी, प्रपोजिशन, राइट। अब यहाँ पे एंड लिखना होगा, ठीक है, कंजंक्शन भी चाहिएगा आप दोनों को, मोहन और इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। ये बात आपकी ठीक रहेगी। अब आप क्वेश्चन पे देखिए, अब क्वेश्चन पे मूव कीजिए। जो आपकी यहाँ पे टू प्रपोजिशन की जरूरत है, यहाँ पर बिटवीन की है, बिकॉज आफ्टर सम बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब है कुछ टसल हुई थी उन दोनों के बीच में, द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, राइट। तो इसलिए आपको टू को ड्रॉप करना होगा और यहाँ पे बिटवीन प्रपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज देयर वाज सम टसल बिटवीन द कॉमनर्स एंड द लॉर्ड्स, सो इट वाज डिसाइडेड दैट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट शुड नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन काफ स्किन। तो इस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी होगी। देखियो, आई विल नॉट बी टीचिंग यू द ट्रांसलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा, हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन होती है। आई विल बी डिस्कसिंग मेनली द रूल्स, मेनली द कॉन्सेप्ट, मेनली द कॉन्टेक्स्ट, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इंग्लिश का बेसिकली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट एज टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी शॉप, बुक अ टैक्सी, होल्ड बिजनेसेस, मीटिंग एंड इवन फाइंड अ पार्किंग स्पॉट, सो टू इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी एक्सेस हेल्थ केयर वेन एवर वी आर इन द वर्ल्ड। देखिए इस तरह के बड़े सेंटेंसेस को आपको देख के कभी नहीं डरना है, ये सबसे आसान होते हैं, हमेशा सबसे आसान होते हैं। बस कई बार क्या होता है, आप इनमें चीज़ें ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है लेकिन इनकी स्टेटमेंट बड़ी होती है, तो इसलिए आप क्या है इससे डर जाते हैं। आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। देखिए, मोहन ट्रस्ट यू, कोमा सो आई डू।
आपको इसमें एरर ढूंढना है, ए और बी में दोनों में एरर ढूंढना है। मोहन ट्रस्ट यू सो आई डू। अब देखिए जो पहला देखेंगे आप, स्टेटमेंट इसकी पॉजिटिव है, मोहन ट्रस्ट यू, सो इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसके बाद ये एडिशन टू द स्टेटमेंट जो है, ये जो एडिशन टू द स्टेटमेंट है, क्या ये ठीक है या नहीं है, यहाँ पे एरर है। उसके बाद देखिए दूसरी, फ्यू पीपल ट्रस्ट यू, ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नो, राइट, नो पीपल ट्रस्ट यू, इसका मतलब है नेगेटिव स्टेटमेंट है आपकी। अगर यहाँ पे ए फ्यू होता तो मतलब सम पीपल ट्रस्ट यू, तो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाती। तो जब भी आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है, उसके साथ आपको एडिशन टू द स्टेटमेंट करना होता है, वो चीज़ें डिफर करती हैं। पॉजिटिव के साथ जब भी आप एडिशन करेंगे स्टेटमेंट में वो डिफरेंट होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ जब आप एडिशन करेंगे स्टेटमेंट का वो डिफरेंट होगा। अब जो सेकंड केस में है, देखिए सेकंड और फर्स्ट केस में क्या गलती हुई है, जब आप एडिशन टू द स्टेटमेंट करते हैं तो आप क्या करते हो इसमें, सो जो एडवर्ब है यहाँ पे सो एज ए एडवर्ब काम कर रही है, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, वो सो एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बात किया था, जब आप सो या फिर एडवर्ब को पहले लिखते हैं तो वो इन्वर्टेड फॉर्म का सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है सब्जेक्ट से पहले आपको कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, आई से पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी करेंगे आप यूज, डू, राइट। अब देखिए हो गया, यहाँ से तो इजी हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सो दिस इज फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट का एडिशन करना होगा जब स्टेटमेंट में, ये वो तरीका। दूसरा तरीका देखिए, जब आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो किस तरह से उसको ऐड ऑन करेंगे। फ्यू पीपल ट्रस्ट यू, यहाँ पे नीदर और नोर इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, और नीदर और नोर यहाँ पे आपके एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है। उसके बाद नीदर और नोर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे देखिए सो जो आपका एडवर्ब है, राइट, और जो आपका इट इज, इट क्या है आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको बोला था एडवर्ब जो है, एडवर्ब के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, इज यहाँ पे आएगा, इट से पहले, इट जो सब्जेक्ट है, इज, तो ये इन्वर्टेड फॉर्म बन गई आपकी। तो ये कॉन्सेप्ट था और ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज मोर देन 25% पीपल एडमिट्स। देखिए मैंने अभी बात किया था मोर देन 1/3, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करके आए हैं। मोर देन 25% पीपल एडमिट्स दैट दे हैव नॉट सेंट और रिसीव्ड अ हैंड रिटन लेटर इन द पास्ट डेकेड, राइट। सो यू शुड मार्क योर आंसर। और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जो पीपल है आपका ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। प्लूरल नाउन का ये फ्रैक्शन क्या है, मोर देन 25%। जब प्लूरल नाउन है उसका फ्रैक्शन भी क्या होगा, प्लूरल, और उस हिसाब से वर्ब क्या आएगी, वो भी प्लूरल के हिसाब से ही आएगी। तो यहाँ पे एडमिट्स को काट के आपको एडमिट करना होगा, ठीक है। एडमिट्स क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन के लिए और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी आएगी, एडमिट। नेक्स्ट इज लास्ट ईयर द यूके सॉ इट इज फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज्ड विद इंटरनेट एडिक्शन है, दिस इज एडिक्शन। अब देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट सीखिए, ये इट है जो इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफिस एस, ये क्या है आपका पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है। बहुत बार सीडीएस में आता है, ये बहुत बार कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ये पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है। ये जब कब यूज करते हैं, जब आपको रिप्लाई ऑफ हुज का रिप्लाई चाहिए जब आपको, ठीक है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी, इट इज या फिर इट हैज, दोनों में से कौन सा भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हैज यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हैज के साथ। अगर आप लिंकिंग वर्ब यूज करना चाहते हैं या फिर बी की फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, ऊपर क्या है, एज ए डिटर्मिनर। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर देखिए यूके क्या है, सब्जेक्ट, सो क्या है, सो इज अ वर्ब, राइट। उसके बाद जब आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, तो इट, दोबारा सब्जेक्ट और वर्ब की यहाँ पे क्या जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे डिटर्मिनर का यूज होगा, इट्स, ठीक है। किसके लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट चाइल्ड के लिए। यूके सो इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोस्ड, ठीक है, बहुत सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है। सो इट इज योर आंसर। नेक्स्ट इज टेस्ला डिजाइंड सिस्टम। ये टेस्ला वो कंपनी नहीं है जो एलन मस्क की है। टेस्ला डिजाइंड सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू ए सीरीज ऑफ एनॉर्मस टावर। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट के पीछे देखिए, मीनिंग के पीछे मत भागिए। अब देखिए टेस्ला डिजाइंड सिस्टम, टेस्ला डिजाइंड सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, टेस्ला डिजाइंड सिस्टम। सिस्टम क्या है आपका, नाउन है, और ये क्या है आपका एक एडजेक्टिव है,
ठीक है, टेस्ला डिज़ाइन, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम, डिज़ाइन, टेस्ला डिज़ाइन सिस्टम, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, टेस्ला। उसके बाद देखिए फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू अ सीरीज ऑफ एनोर्मस टावर। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए। जो सिस्टम है आपका एक काउंटेबल नाउन है, आपको पता होगा आपके बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, हार्ट सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उन सभी चीज़ों को जो आपके सिस्टम है, तो सिस्टम आपका काउंटेबल नाउन होता है, और काउंटेबल नाउन यू कैन नॉट राइट विदाउट अ आर्टिकल, ठीक है। अगर आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर का है तो उससे पहले आपको आर्टिकल लिखना ही होगा, तो ए आर्टिकल आप लिखेंगे, ठीक है। द टेस्ला डिजाइन्ड अ सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर। क्या इसमें चीज़ें याद रखनी है, काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर नंबर का है उससे पहले आपको आर्टिकल लिखना होगा, और ये सिस्टम जो है इंडेफिनिट है, इसलिए हमें ए आर्टिकल लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड हंगर अराइजेस, ओके, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट डिस्टॉर्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, अब ये क्लोज है, द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड हंगर अराइजेस, दिस इज द क्लोज नंबर 1। उसके बाद देखिए बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इक्वालिटी, दिस इज द क्लोज नंबर 2, एंड दिस इज द क्लोज नंबर 3, डिस्टॉर्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दो कंजंक्शन इसमें यूज हुए हैं, दैट इज फर्स्ट इज बिकॉज और दूसरा है दैट। अब 3 क्लोज होती हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए 2 कंजंक्शन हमें चाहिए होते हैं। अगर 2 क्लोज होती है तो उसके लिए 1 कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बिकॉज और दैट में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ठीक है। अब ये देखिए जो आपका दैट है, दैट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एज अ कंजंक्शन की तरह भी बिहेव करेगा और एज अ सब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करेगा, राइट। दोनों चीज़ें क्लियर है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन की तरह भी बिहेव करता है और एज अ सब्जेक्ट की तरह भी, राइट। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखी होती है, जो वो आपको डिस्टॉर्ट दिख रहा है इसमें, दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब किस पर डिपेंड करती है, मतलब ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट देखेंगे इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो कि है सिंगुलर नंबर का है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो इस हिसाब से आपकी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिस्टॉर्ट्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब लिखी होती है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट लिखा होता है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वहां पे वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, राइट। नेक्स्ट इज 13 माइनर्स ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाय रिवर येस्टरडे। अब देखिए 2 वर्ब है, मैं आपसे इस क्वेश्चन कर रहा हूं। वर्ब देखिए सेटिस्फाई और ट्रैप, दोनों आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा। सेटिस्फाई और ट्रैप जो है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले, कमल सेटिस्फाइड विद डिलीशियस डिशेस। अब देखिए कमल सेटिस्फाइड विद डिलीशियस डिशेस। अब जो सेटिस्फाई जो वर्ड है आपका, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। सेटिस्फाइड के बाद आपको लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड है। हिमसेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या मतलब हुआ, कमल सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद डिलीशियस डिशेज। अब जैसे एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, आपका वाइवा चल रहा है आपका ग्रेजुएशन का, अगर आप इंजीनियर हैं या फिर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं प्रोफेशनल, तो आपका वाइवा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यूअर होता है, इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर, ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है और आप वहाँ पे कम मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो बाहर आके आपसे पूछते हैं लोग, आप मतलब कैसे आंसर दिया, तो आप बोलते हैं आई हैव सेटिस्फाइड द इंटरव्यूअर विद माई आंसर्स, ठीक है, सेटिस्फाइड द इंटरव्यूअर विद माई आंसर। तो वहां पे आपको द इंटरव्यूअर लिखना पड़ता है सेटिस्फाई के बाद, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सेटिस्फाई इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो मैंने कमल का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया, क्योंकि कमल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ, मतलब कमल खुद ब खुद सेटिस्फाई हो गया विद डिलीशियस डिशेस खा के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, 13 माइनर्स ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग फ्रॉम अ नियर बाय रिवर येस्टरडे। जो आपकी ट्रैप वर्ब है, मैंने दोबारा बताया था आपको, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट।
एक सिचुएशन होती है, अगर आपको वो पर्टिकुलर जो वर्ब है, वो जो ट्रांजिटिव वर्ब है, दो तरीके होते हैं, या तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखिए या तो उसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, दो चीज़ें हैं, या फिर उस जो वर्ब को है जो आप पास्ट पार्टिसिपल में एज ए एडजेक्टिव बना के चेंज कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसको ऐसे भी ठीक कर सकता था, द 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन। अब जो मैंने वर के बाद ट्रैप्ड लिखा है, ये ट्रैप्ड जो है आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एज एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव लिखा है ट्रैप्ड, और जो किसको डिफाइन कर रहा है? माइनर्स को। मतलब माइनर्स ट्रैप हो गए हैं उसके अंदर, किसी ने किया नहीं है, खुद ब खुद हो गए। 13 माइनर्स ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन, किसी ने नहीं किया उसको, ठीक है। तो ये सिचुएशन वो है, या तो आप वर्क लिख दिए या फिर आप गोट लिख सकते हैं, GOT। 13 माइन, दोनों लिंकिंग वर्ब है। 13 माइनर्स गोट ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन ड्यू टू फ्लडिंग, दोनों एक ही काम करेंगे। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जो ट्रैप्ड वर्ब है ट्रांजिटिव है, उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यहाँ पे कोई डूअर नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं लिख सकते? कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, समझ गए। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट पार्टिसिपल में। कैसे? ट्रैप्ड से पहले वर लगा के या फिर गोट लगा के, ठीक है। अब जो ट्रैप होगा ये एज एडजेक्टिव का काम करेगा और किसको डिफाइन करेगा? 13 माइनर्स। 13 माइनर्स वर ट्रैप्ड इनटू अ कोल माइन, ट्रैप्ड हो गए, वो उसकी सिचुएशन है, वो उसका क्या है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है उनकी सिचुएशन को, राइट। सो दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे आप देखेंगे कमल गोट सेटिस्फाई, या तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं इसको, या फिर सेटिस्फाई के बाद हिमसेल्फ लिख करके, या फिर गोट को ड्रॉप कीजिए या फिर हिमसेल्फ को, एक चीज़ ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तरीके बता रहा हूँ, क्या क्या तरीके हैं आपको चेंज करने के। CAPF में जो ग्रामर आती है बहुत सारे तरीके से ठीक हो सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना माइंड डेवलप करना होगा। अब देखिए, द ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय द आर्मी टू टैकल द डेवास्टेटिंग फ्लड दैट इनंडेट होम्स। इनंडेट का मतलब क्या होता है? पानी में डूब जाना, ठीक है, ये उसका मतलब है। स्कूल्स एंड एयरपोर्ट्स इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अब देखिए ध्यान से, इसमें पहले तो टेंस देखिए, मेन वर्ब का टेंस क्या है, मेन क्लोज का टेंस क्या है। मेन क्लोज कौन सी होती है? जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, वो है, ठीक है। अब देखिए ये आपका दैट कंजंक्शन, इसके बाद जो क्लोज लिखी होती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, राइट। अब जो मेन क्लोज है वो आपकी किस में? हैड टू। हैड टू का मतलब ये है आपकी पास्ट के अंदर है, पास्ट के अंदर मेन क्लोज है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पे इनंडेटेड लिखना पड़ेगा आपको, राइट। सो दिस इज योर आंसर, इनंडेटेड। नेक्स्ट इज अथॉरिटीज हैव बीन इशूइंग रेगुलरली अवलांच वार्निंग्स फॉर वनरेबल एरियाज दैट हैव विटनेस्ड हैवी रेनफॉल। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट है ये देखिए, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ही आंसर्ड ऑनेस्टली माई क्वेश्चंस। ही आंसर्ड ऑनेस्टली माई क्वेश्चन। अब जो ऑनेस्टली है ये एक एडवर्ब है। किस तरह का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब भी बहुत टाइप के होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, मैनर होता है, टाइम होता है, ठीक है, बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में जब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ही आंसर्ड माई क्वेश्चन ऑनेस्टली। इस चीज़ में देखिए, यहाँ पे आप देखिए जो आपका रेगुलरली है ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कब आता है? वो आपका मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। क्वेश्चन में देखिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? हैव। हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब, राइट। उसके बाद बीन यूजिंग क्या है? ये आपकी मेन वर्ब आ गई। अब जो आपकी रेगुलरली की जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी, वो हैव के बाद होगी। अथॉरिटीज हैव रेगुलरली बीन इशूइंग, ठीक है, समझ में आ गया। जब एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना पड़ता है, और एडवर्ब ऑफ जो मैनर है वो आपको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझने पड़ेंगे। या तो आप इस तरह से लिखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, या फिर आप रेगुलरली जो एडवर्ब है उसको चेंज करके रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर, ठीक है। इसको एडजेक्टिव बना दीजिए, बात खत्म, ठीक है। अगर आप एडवर्ब एज ए एडवर्ब यूज नहीं करना चाह रहे, इसको एज ए एडजेक्टिव बना दीजिए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अथॉरिटीज हैव बीन इशूइंग रेगुलर एवलांच वार्निंग फॉर द वनरेबल एरियाज, या फिर ऐसे यूज करेंगे अथॉरिटीज हैव रेगुलरली बीन इशूइंग एवलांचे वार्निंग्स, राइट। Next is, so this is the answer. Next is, where have you been from such a long time? अब देखिए this is the concept. Since कब यूज होता है, for कब यूज होता है, from कब यूज होता है। देखिए since वहाँ पे यूज होता है जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब मॉर्निंग, since morning, since evening, ठीक है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम।
4 किस लिए होता है, जैसे ड्यूरेशन के लिए, वी हैव बीन इनटू द वॉर, वी आर फाइटिंग दिस वॉर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका ड्यूरेशन उसमें दिखता है, वहाँ पे आप 4 यूज़ करते हैं। फ्रॉम मतलब फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने को हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए लॉन्ग टाइम क्या है आपका, ए लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, 4, ठीक है, 4 यूज़ करेंगे तो फ्रॉम क्यों आएगा, यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे 4 लिखिए। नेक्स्ट इज अगेन, अगर मैं आपसे बात करूं, जो पिछला जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है जहां तक मेरी नॉलेज है। देखिए, द कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड एट इलाहाबाद, राइट, कुंभ मेला हैज़ बीन हेल्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, अभी तक यहीं इलाहाबाद पे होता आया है, कहाँ, अब आप देखेंगे सिंस, कब से होता जा रहा है, सिंस सेंचुरीज नाउ, सिंस के बाद जो सेंचुरीज है, क्या ये पॉइंट है, दिस इज नॉट अ पॉइंट, सेंचुरीज का मतलब ड्यूरेशन, मतलब बहुत सालों से, ठीक है, दिस इज अ ड्यूरेशन, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ सिंस क्यों लिखेंगे आप, यहाँ पे अगेन 4 लिखेंगे, ठीक है, सो 4 वुड बी योर आंसर। द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद फॉर centuries now, but in the past 2 decades it has grown into a mega event, right? This test comprises of grammar, vocabulary and reading comprehension. concept पे आइए, देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, द कमेटी इज comprised of 5 retired judges। दूसरा देखिए, द कमेटी comprised of 5 retired judges। अब देखिए ध्यान से, कंप्राइज जो वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, दैट इज नेसेसरी, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑफ आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, जो 5 रिटायर्ड जजेस हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द कमेटी कंप्राइज्ड 5 रिटायर्ड जजेस, खत्म। ऊपर देखिए, द कमेटी इज कंप्राइज्ड, अब जो इज है आपका लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद जो कंप्राइज्ड है ये आप मान लीजिए एडजेक्टिव है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए पास्ट पार्टिसिपल बिहेव कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, कमेटी, द कमेटी कंप्राइज्ड, ठीक है, कंप्राइज एज ए एडजेक्टिव द कमेटी को डिफाइन कर रहा है, द कमेटी इज कंप्राइज्ड। यहाँ पे आपको कोई ना कोई क्या लिखनी पड़ती है, प्रपोजिशन ऑफ के साथ आप यूज करेंगे यहाँ पे, द कमेटी इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 रिटायर्ड जजेस, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज होता है, उसके बाद आपके बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, द टेस्ट कंप्राइज ऑफ ग्रामर, द टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ ग्रामर, यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन की जरूरत है या नहीं, ये बताइए। द टेस्ट कंप्राइजेज, यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है, द टेस्ट कंप्राइजेज, उसके बाद ऑफ प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लास्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल्स से more than 10 million people take a dip at the confluence of the river Ganga and Yamuna in auspicious days during the Kumbh Mela, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए डेज, डेट्स, इवेंट्स, इसके साथ आपको प्रेपोजिशन ऑन यूज करनी पड़ती है। दूसरा केस देखिए, मंथ, वीक, ईयर, सीजन, इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, वहां पे आप इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, राइट। एक अगर आप में से कोई से ये सोच रहा है कि यहाँ पे पीपल नहीं पीपल्स आएगा, तो वो भी देख लीजिए। पीपल क्या होते हैं, पर्सन, मतलब प्लूरल नंबर का वो डिफाइन करते हैं कि पीपल का मतलब पर्सन है, दिस इज प्लूरल। जब आप पीपल्स एस लगा के यूज करते हैं, वो क्या दिखाता है, वो रेसिस को दिखाता है, रेसिस, जब उसका मतलब होता है रेसिस, डिफरेंट रेसिस है, आपको पता होगा, आर्यन रेस, द्रविडियन एंड बहुत सारी है, ठीक है, तो वो रेसिस को दिखाता है पीपल। अब देखिए यहाँ पे जो इन जो लिखा है प्रपोजिशन, यहाँ पे इनकी जगह ऑन लिखा होगा क्योंकि जो ऑस्पिशियस डे है, दिस इज अ इवेंट, ये इवेंट है, ऑस्पिशियस डे। अब मैंने आपको बोला है इवेंट हो, डेट्स हो या फिर डेज हो, उसके बाद आपको क्या यूज करना पड़ता है, ऑन प्रपोजिशन। अब देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट जो आपका कमेंट बॉक्स में है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँ, आंसर भी दिखा दूंगा उसका। पहला है मोहन मेट मी डैश द मॉर्निंग, दूसरा है मोहन मेट मी डैश अ ग्लूमी इवेंट, ग्लूमी इवनिंग सॉरी, और ये एक इवेंट है। लास्ट है मोहन मेट मी डैश संडे आफ्टरनून,
पहले में द मॉर्निंग आया है, द मॉर्निंग मैंने आपसे डिस्कस किया था। द मॉर्निंग आपका क्या है, एक क्या है, ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसके लिए आप इन यूज़ करेंगे, तो पहले में आ गया इन, ओके। दूसरे में मोहन मैट मी अ ग्लूमी इवेंट, ग्लूमी इवनिंग, सॉरी, सो ग्लूमी इवनिंग ये आपका इवेंट बन गया, तो यहाँ पे ओन यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। इवेंट के लिए मैंने आपको बोला है ओन यूज़ करेंगे आप। लास्ट देखिए आफ्टरनून, जब आप आफ्टरनून मतलब ये जो आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके पहले आपको डे लिखे होते हैं तो भी आपको ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर आंसर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो यू कैन गो टू टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप PDF एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।